बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो इदारे काम करते हैं उनकी कोई भी कल सीधी नहीं है। अब हमारे लोग जो हैं वो तुर्की बहुत विजिट करते हैं। तुर्की से वैसे भी पाकिस्तान का दिली लगाव है। तुर्कों ने बड़ी लंबी चौड़ी हुकूमत की है। अब तुर्की की एम्बेसी के लिए, तुर्की की वीज़े के लिए एक अनातोलिया नामी कंपनी यहाँ पे काम करती है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आसिम रज़ा खान साहब, जो इन मामलात को ट्रैवल कंसल्टेंसी के हवाले से भी और फिर ये भी देखते हैं कि कहीं जो पाकिस्तानी हैं उनका कोई कंपनी हक तो नहीं मार रही। तो मैंने इनको स्पेशल इसलिए आज दावत दी क्योंकि मेरे पास शिकायत तो आ रही थी। वैसे तो शिकायत हर हवाले से हैं। आपको पता है इटली एम्बेसी के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट का कितना बड़ा लंबा चौड़ा फड्डा है, पुर्तगाल के लिए लंबा चौड़ा फड्डा है। ये सारे मामलात हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज सिर्फ अनातोलिया जो तुर्की के लिए बुकिंग करती है। अस्सलाम वालेकुम आसिम रज़ा खान साहब। जी वालेकुम सलाम सर। आसिम रज़ा खान साहब, शिकायत तो मेरे पास बहुत आ रही थी। मैं असल में ढूंढ रहा था कि आप जैसा कोई माहिर आदमी मुझे जिसका इस इशू पे ग्रिप हो, जो बता या सके कि लोगों के मसाइल क्या हैं। देखें ना, लोग मुझे तो फ़ोन करके कहते हैं कि जी ये हो गया, ये अनातोलिया कंपनी हमारे साथ ज्यादती कर रही है। कर आप रही है। क्या समझते हैं कितनी ज्यादती कर रही है अच्छा, और कितनी वो सर्व कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मांगट साहब यहाँ बुलाने के लिए। सर, चूँकि अनातोलिया एक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है जिसको आसान अल्फाज में वीज़ा ड्रॉप बॉक्स भी कहा जाता था। और ड्रॉप बॉक्स और वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में थोड़ा सा फ़र्क है। ड्रॉप बॉक्स वो होता है कि जब किसी भी एम्बेसी का डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं होती तो वो थर्ड पार्टी को इन बिटवीन अथॉरिटी दे देती है, भाई आप हमारे बिहाफ पे सबमिशंस करें और सबमिट करके फाइनलाइज डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दें। जस्ट हम लाइक जेरी। यस, जस्ट लाइक जेरी, हम उस पर डिसीजन लेंगे। तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो है वो इनिशियल प्रोसेस करके डॉक्यूमेंट्स पीछे भेजता है और उस पर एम्बेसी डिसीजन लेती है। अनातोलिया जो है वो टर्की का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है। मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं कि अनातोलिया बाद में आया। ये पहले वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जेरिस के पास था। जेरिस की मोनोपोली थी उसमें, वाहिद अकेला जेरिस जिसको बहुत साल तक इसको वो हैंडल करता रहा है। उसके बाद अनातोलिया एज अ कंपेटिटर मार्केट में आया। तो करते करते इनका असर रसूल या इनके कॉन्टेक्ट ज़्यादा थे तो उन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेसिंग खुद ही ले ली। जेरिस को बीच में से निकाल दिया, निकलवा दिया, जो भी है। जेरी ने भी अपना बोझ हल्का किया, हल्का कर दिया, जो भी है। अब सर, होना ये चाहिए कि इस वक्त बेसिकली मैं आपको बताऊं कि अनातोलिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के साथ साथ एक वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे रहा है। यानी ये हैरान कुन बात है। ऐसा उसूलन नहीं होना चाहिए। हम तो उसूलन ये देख रहे हैं कि जो अथॉरिटीज़ है, टर्किश एम्बेसी है या बैकएंड पे जो भी अप्रूवल करती है, जो जो मार्केट है, यानी वो ये इस पे काम अभी तक जेरी ने भी नहीं किया। नहीं किया सर, नहीं किया। वो सिर्फ ड्रॉप बॉक्स के काम करते हैं ना जी, कि आप जाएं वहां पासपोर्ट दे दें उनको, वो आगे ऐसे ही पहुंचा है, देते हैं, वीजा लगे ना लगे। ऐसे ही है अनातोलिया वाले अब ये सर्विस दे रहे हैं कि सर। जी ये सर्विस भी दे रहे हैं। अनातोलिया का वैसे है सर ये कि खुद दे रहे हैं या तुर्की ने इनको इजाजत दी है? सर देखें, इजाज़त तो देखें, इजाज़त के लिए तो हमें ऑफिशियली उनसे पूछना चाहिए। हम एज एन एप्लीकेंट भी पूछ सकते हैं उनसे, हाँ, नहीं मैं तो या पूछूंगा हम आप इंशाल्लाह। पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, आपके पास पब्लिक की कंप्लेंट्स हैं, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, आप पूछ सकते हैं भाई क्या ये चीज़ ऑथराइज्ड है बाय दी टर्किश एम्बेसी या उनकी मिनिस्ट्री से कि आपने बाउंड कर दिया है टर्की के एप्लीकेंट्स को कि आप फॉर्म खुद नहीं फिल कर सकते, आप बाहर किसी कंसल्टेंट से नहीं करा सकते, आप आके हमसे ही फॉर्म फिल कराएंगे, आप टिकट बुकिंग हमसे बनवाएंगे, आप लेटर और टाइपिंग हमसे कराएंगे, मतलब जो कवर लेटर है वो हमसे करवाएंगे या समथिंग, आप होटल बुकिंग्स हमसे करवाएंगे। देखिए, जहाँ पे टिकट्स, जहाँ पे होटल बुकिंग्स, जहाँ पे फॉर्म फिलिंग्स आती है, फॉर्म फिलिंग जहाँ पे इन्वॉल्व है, इसका मतलब है इट्स अ कंसल्टेंसी सर्विस। तो अब आप ये देखें कि एक ही इदारा जो कि कंसल्टेंसी भी बना रहा है, फिर वो सबमिट भी कर रहा है, फिर एम्बेसी को भेज रहा है। तो ये जो मैक्सिमाइज हो गया रिफ्यूजल इस वक्त टर्किश एम्बेसी से एप्लीकेंट्स का, अब इसका आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? अच्छा, एक और बात मैं आपको जबरदस्त बताऊं जो मुझे लोगों ने बताई है जी हाँ, कि ये जब कंसल्टेंसी करते हैं ना तो ये लोगों को कहते हैं कि जी वीजा आपका लगेगा। हाँ वीजा आपका लगेगा, जी उसके इजाफी पैसे ले लेते हैं, ना लगे तो पैसे वापस दे देते हैं, लग जाए तो जी देखा हमने लगवा दिया। सर। ये तो असल में इसको तो हम कहेंगे उसकी वजह ये है सर, इस तरह की जो बैकडोर सर्विसेज है ना, जो देखें एक इदारा माफिया बन जाए,
वो तब बन सकता है जब उसको इतनी ज्यादा अनऑथोराइज किस्म की एक्सेस मिल जाए। अब ये एक्सेस इनके पास नहीं होनी चाहिए थी। कंसल्टेंसी वो बाहर से जहाँ से मर्जी है, कि दुनिया में एक डेकोरम चलता है, ये यही तरीका है, एनवायरनमेंट यही चलता है। आप कंसल्टेंसी बाहर से कराते हैं। वीजा ड्रॉप बॉक्सेस या वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ने कब कंसल्टेंसीज दी हैं सर? वो कैसे दे सकते हैं? यानी मैं समझता हूँ कि अनातोलिया ने तो बकायदा एक इंसानी स्मगलिंग का एजेंट का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। सर अगर देखें ऑफ द रिकॉर्ड वो ये करते हो तो कह सकते नहीं, हैं जब आप देखें कंसल्टेंसी कर रहे हैं, लोग कहते हैं जी हमें कहते हैं वीजा लग जाएगा, आपको पता है आप कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिफ्यूजल आ रही है, क्यों आ रही है रिफ्यूजल? वहां से लोग डंकी लगाते हैं ना तुर्की से। जी तुर्की ने तो पिन पॉइंट कर लिया, लेकिन इनको माल चाहिए। सर इसमें ऐसा है, मैं ये भी ऐड करूं, बेसिकली नॉर्मली होता ही है कि जो केस का अप्रूवल होता है, बीइंग अ कंसल्टेंट, मैं आपको अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन में आपको दूं तो ऐसा करना चाहिए। या जो नॉर्मली होता है वो ऐसे होता है कि जब आपकी प्रेजेंटेशन केस की बहुत अच्छी होती है और लॉजिकल होती है, तब जाके उन बेसिस पे सॉरी उन बेसिस पे एम्बेसी आपको या वीजा सेक्शन आपको वीजा ग्रांट करता है। अब कंसल्टेंसी या उस केस में लॉजिक बनाना, ये इख्तियार आ गया अनातोलिया के पास, और ऑप्शनल इख्तियार नहीं है, दिस इज कंपल्सरी कि भाई आपने उन्हीं से कराना है। वो कहते हैं आप बाहर के एक्सेप्टेबल ही नहीं है, यानी उसके अलग पैसे ले रहे हैं वो, प्राइवेट स्कूलों की तरह कि आपने वर्दी भी हमसे लेनी है, किताबें भी हमसे लेनी है, पेंसिल भी हमसे लेनी है, ठीक है। लेकिन सर उसमें एक फायदा है ना, प्राइवेट स्कूलों में फिर एग्जाम वो खुद लेके मार्क्स लेके पास भी तो करते हैं। इनका एग्जाम कोई और ले रहा है पीछे लेके, वो फेल करके भेज देता है। ठीक है जी। और बेचारा एप्लीकेंट जो कि एम्बेसी फीस 10 से 20 हजार के दरमियान है, ये इस वक्त 54,000 कुछ 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं। यानी उसके अलावा आप ये समझे कि 200, 250, 300% तकरीबन अनातोलिया अपनी कंसल्टेंसी फी ले रहा है। 54,000 कुछ 100 रुपए। सर यूके की फी इस वक्त जो वीजा फी है वो 47,000 कोई 100 रुपए टैक्स डिडक्शन के बाद, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्जेस के बाद इतनी हिट होती है। और आप देखें कि यूरोप शेंजन की फीसेस बड़ी कम है, 90 यूरो फी है, 26 यूरो कुछ कंट्रीज की अपॉइंटमेंट फी है। तो आप ये देखें कि ये कहाँ पे ले गए। तो अब वो लोग जो बेचारे दे आर जेन्युइन, उनके जेन्युइन केसेस हैं, उनकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये अब देखें ना दिन में सैकड़ों क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो ये हर किसी को प्रॉपर अटेंशन थोड़ी देंगे। ये तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और फीसेस वगैरह अपनी ले रहे हैं, जो गोंगो तो मिट्टी चाट, ऐसा ही है। नहीं तो आसिम रजा खान साहब मुझे ये बताइए कि देखिए वीजा रिफ्यूजल जो है बहुत आ रही है। अब तो दुबई भी वीजा नहीं देता। हाँ, ये उन दुबई ने कहा है कि जो वीजा अप्लाई करता है ना, दें या ना दें, करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। ठीक है। तुर्की वालों में क्या मामला चल रहे हैं? सर टर्की हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगता, और मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि टर्की एक क्योंकि टूरिस्टिक स्पॉट है, पूरी दुनिया वहां ट्रैवल करती है, बजाते खुद वो प्रेफर करते हैं कि टूरिज्म बढ़े। जी सर बिल्कुल वो कर रहे हैं, वो करते हैं। अब अप टू 90% का जो रिफ्यूजल रेशियो चला गया है, ये सर ये एडिशनल सर्विसेज आने के बाद से गया है। देखिए ना, बैक एंड पे जो वीजा सेक्शन है या एम्बेसी है, उनके पास एसओपीज लॉ डिफाइंड है, वो मेरिट पे चलते हैं। सही है, ठीक है सर, वो चलते हैं मेरिट पे। उनके पास जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जिस तरह से आएगा उसकी बेसिस पे उन्होंने फौरन से डिसीजन कर लेना है। लेकिन उनको ये भी तो पता चल गया होगा ना कि ये अनातोलिया वाले 2 नंबरी कर रहे हैं। सर इस पे देखे ना, हो सकता है उनको ना पता हो। द पॉइंट इज कि ये देखा जाना चाहिए क्या ये ऑथोराइज्ड है, और उसूलन ये नहीं होना चाहिए, ये हो नहीं सकता, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। तो एफआईए का ये नहीं दायरा इख्तियार बनता कि वो तहकीकात करें कि यार देखें एफआईए वाले गुजरांवाला में कार्रवाइयां कर रहे हैं, मंडी बौद्धिन गुजरात में कार्रवाइयां कर रहे हैं, सियालकोट में कार्रवाइयां कर रहे हैं कि लोग तुर्की लीबिया क्यों जा रहे हैं। और भाई असल खजाना तो इधर है इस्लामाबाद में। सर असल में बड़ा अच्छा पॉइंट है सर। जो एफआईए का इदारा है, इनका यकीन करें, इस इदारे की बहुत अच्छी अच्छी कार्रवाइयां भी हैं। अब पता है ऊंच नीच हर इदारे में होती है, करप्शंस भी होती हैं, लेकिन एफआईए की ओवरऑल डिलीवरेंस बहुत अच्छी रही है। पाकिस्तान में माफियाज को पकड़ना, चीज़ें कंट्रोल, इससे लेके जो रेलिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग या जो भी है, जितने भी रेलिवेंट
जो है इलीगल एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करने में बड़ा अच्छा रोल रहा है। लेकिन अब सर देखिए ना FIA को भी तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर होना चाहिए ना, कोई चीज रेज होगी। असल में शायद मुल्क में माफियाज ज्यादा हो गए हैं, FIA के पास बंदे ही थोड़े हैं। अब देखें साइबर क्राइम में अगर देखें, साइबर क्राइम की दरखास्तें लाखों में हैं जी जी और इनके पास बंदे सैकड़ों में हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इंसानी स्मगलर जो हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा हजारों में है, जी जी बंदे इनके पास कार्रवाई के लिए कम है, बहुत कम है। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सर एक और पॉइंट ये है कि देखिए FIA एक इदारा है, जब मार्केट से कोई कंप्लेन रेज होती है, लॉजिकल कंप्लेन रेज होती है, उस पर लॉजिकल रिव्यूज आते हैं, फिर वो पॉइंट उठाते हैं, उस पर नोटिस लेते हैं, दे वर्क ऑन। अगर इसमें इस तरह की चीजें सामने आएंगी, अगर तो ये वैसे तो जैसे आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं फ्रॉम द टर्किश एम्बेसी या किसी भी तरह से कि भाई क्या ये ऑथोराइज्ड है, बिकॉज दिस इज ये लॉजिकल नहीं है कि एक। अच्छा आसिम साहब मुझे ये बताएं, मसलन मैंने अगर तुर्की का सफर करना है, मेरी फाइल जो है आप तैयार करके देते हैं, तो ये अनातोलिया वाले उसको प्रोसेस नहीं होने देंगे? नहीं, ये कहेंगे हमसे ही करवाओ। ये इन्होंने कहा जी कि आप नहीं कर सकते, आपने वहीं से करना है, उनकी मर्जी। अच्छा आप अगली बात सुन के हैरान होने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ कितना कंट्रोल, मैं इसको क्यों इलॉजिकल कह रहा हूँ कि आपने टर्की का फॉर्म उन्हीं से फिल करवाना है, बाहर से नहीं करा सकते। आपने टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग इन्हीं से कराना है, जिसके वो अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहे हैं। आपने उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी एक लॉन्च की हुई है, आपने उसी कंपनी की ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदनी है, पावे आपको 2 दिन के लिए टर्की जाना है, 10 दिन के लिए जाना है, महीने के लिए जाना है, आपने 6 महीने की ही इंश्योरेंस लेनी है। अच्छा, और वो नॉन रिफंडेबल है, बाकी हर तरफ रिफंडेबल होती हैं। आपका वीजा नहीं लगा, वो कुछ अमाउंट काटते हैं, 30-35% डिडक्शन होती है, बाकी अमाउंट एप्लीकेंट को रिफंड हो जाती है। ये कहते हैं अब देखिए आप फंस जो गए, यानी जस्ट लाइक ये किसी होटल की तरह या किसी प्रॉपर्टी की हाउसिंग सोसाइटी की तरह प्लेटर दे रहे हैं। ऐसे ही प्लेटर आपने फॉर्म भी हमसे फिल करवाना है, आपने जो इंश्योरेंस है वो भी हमसे करवानी है, टिकट बुकिंग हमसे करवानी है, होटल बुकिंग आपने हमसे करवानी है, और कंसल्टेंसी भी आपने, मशावरत भी हमसे करनी है। ये ऑल टुगेदर कंसल्टेंसी होती है। और फिर वीजा रिफ्यूजल के बाद कागज भी आपने हमसे लेके घर चले जाना, पैसे दे के क्लेम कुछ भी नहीं करना, घर चले जाना है। ठीक है जी, जहाँ के एम्बेसी की जो वीजा फी है वो मेंशन्ड है, वो थोड़ी है, और जो है बाकी पैसे। आपका ख्याल में ये सारे प्रोसेस पे इंश्योरेंस, टिकटिंग, होटल बुकिंग, कंसल्टेंसी, वीज़ा फॉर्म फिलिंग और एम्बेसी की फीस कुल मिला के एक बंदे को कितने यहाँ पे अदा करने पड़ते हैं अनातोलिया? सर ये चार्ज करते हैं 54,000 कुछ 100 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 55,000 रुपए इस सारे काम का ये पर एप्लीकेंट लेते हैं, और जिसमें 10,000 से 20,000 के दरमियान की अमाउंट है जो कि वीजा फीस है एम्बेसी की, बस बाकी सब इनका है। बाकी सब। और रोजाना इनके पास कितने क्लाइंट आते होंगे? सर इनके पास बड़ी तादाद है, बहुत लोग आते हैं इनके पास सर। ठीक है, और उसके साथ साथ इनका अमला बदतमीज भी है। अच्छा, पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा इस तरह से हुआ, मिसबिहेव, मैंने उस पर कंप्लेन कुछ रेज की भी, लेकिन फिर मैं क्योंकि टाइम नहीं दे सका इतना इसको कि उसको मैं परसू करूं फर्दर। लेकिन बदतमीज भी है, क्योंकि जहाँ पे मोनोपोली होती है वहां पर फिर अगले कहते हैं बदतमीजी तो भाग के आ जाती है ना वहां पे। ऐसे ही हाँ जी, इनको पता है और रास्ता कोई नहीं है, तो इन शॉर्ट बात ये है मांगर साहब कि तुर्की का वीजा लेना है तो जाना तुसा अनातोलिया ही है, या तो फिर मुल्क बदल लो या फिर अनातोलिया चले जाओ, या फिर डायरेक्ट सफीर आपको बुलाए। सफीर एकत को बुलाएगा, कोई किसी बिजनेसमैन को बुला लेगा, किसी बहुत बड़े ताजिर को बुला, जर्नलिस्ट को बुला लेगा, आप जैसे जर्नलिस्ट चले जाएंगे उसके पास, आप जा सकते हैं। हम जैसे लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा अनातोलिया में। हाँ सही है, और ये है कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया आसिम रजा खान साहब। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि मज़ीद इस पे तहकीकात की ज़रूरत है। बिल्कुल है, और बाकी कौन कौन जो जुल्म ज़्यादती कर रहा है उसकी भी हम निशानदेही करेंगे। तो नाजरीन ये देखें, हमारे हाँ ये कल्चर है पाकिस्तान में। शटल सर्विस बनी यहाँ पे। शटल सर्विस का काम क्या था कि जी लोग जो डिप्लोमेटिक एरिया में जाते हैं उनको गाड़ियों में बिठाए और मुतलका एम्बेसी के सामने उतार दे और 500 रुपया किराया रखा गया
उन जालिमों ने अपनी मर्जी से DMA CDA को नज़रअंदाज करके किराया 5,000 कर लिया। फिर उन्होंने VIP गाड़ियाँ लगा ली, उसका 10 से 15,000 रुपये वसूल करते रहे और कर रहे हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे फ़ोटोकॉपी के लिए भी रख दी। अब फ़ोटोकॉपी कितने की है? 20 रुपए की, वो लेते हैं 200 रुपये पर कागज़ के। तो ये जुल्म है, ज़्यादती है। अच्छा, फिर लिखा गया जब DMA के साथ मुआहदा हुआ शटल सर्विस का कि वहाँ पे वो किसी किस्म के आप वीज़े का धंधा नहीं करेंगे। अब मोहम्मद हुसैन जो बस कंडक्टर है, उसके बेटे ने वहाँ पे अंदर कंसल्टेंसी फर्म खोल ली। उसने एम्बेसियों से लोगों को अपॉइंटमेंट लेके देना शुरू कर दी, अमेरिका की, इटली की और दूसरे यूरोपीय ममालिक की अपॉइंटमेंट लेके देना उसने शुरू कर लिया। अच्छा खासा उन्होंने अपना धंधा खोल लिया। अब काम क्या था? शटल सर्विस। इसी तरह हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पे हम बच्चे को दाखिल करवाते हैं। वो कहते हैं जनाब अली जो कापियाँ इसने इस्तेमाल करनी है वो हमारे लोगो वाली होंगी, स्कूल देगा। जो इसने शर्ट पहननी है उस पर हमारा लोगो होगा, वो स्कूल देगा। फिर वो कहते हैं जनाब अली इसने सर पे जो टोपी पहनी है उस पर हमारा लोगो होगा, स्कूल देगा। उसने जो बूट पहने वो भी स्कूल देगा। लेकिन मेरे भाई आसिम रजा ने कहा कि चले इतना कुछ वो लेते हैं पर एक सहूलत तो देते हैं ना कि वो बच्चे को तो पास कर देते हैं, बच्चा जितना मर्जी ने लायक हो। लेकिन ये शटल सर्विस वाले, अनातोलिया वाले और भी हमारे यहाँ ये कल्चर है कि पहले हम खड़ा होने की जगह बनाते हैं, फिर कुछ 2-4 महीने के बाद बैठ जाते हैं और फिर 6 महीने बाद तो हम उधर लेट ही जाते हैं ना, फिर उसको मासी वेड़ा बना लेते हैं कि हुण कोई और वड़ के बखाए। अब यही अनातोलिया ने किया। अब अनातोलिया का इंशाल्लाह पोस्टमार्टम भी जारी रखेंगे। एम्बेसडर जो हैं तुर्की के उनको भी बताएंगे। वैसे तो वो 90% जो है लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा DGFIA को भी बताएंगे अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के ज़रिए, और बाकी जो हमारे पास मुतासरीन आते हैं उनको भी कहेंगे कि DGFIA को दरख्वास्त लिखें ताकि इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस तो हो। और फिर मैं जो तुर्की के सफ़ीर हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, उनके मीडिया सेक्शन से गुजारिश करूंगा, अनातोलिया की तलाशी लें। ये क्या जुल्म कर रहे हैं कि एक ही छत के नीचे सारी सहूलतें फराहम कर रहे हैं। शमशाद मांगट और आसिम रजा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।